हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज़ बडी। स्टडीज़ बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये NWDA के LDC, UDC और स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 4 है। तो अगर आपने बाकी के 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक उसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। आइए, तो हमेशा की तरह जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की थी? तो ये अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री ने की थी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर महेंद्र गिरी जी बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महेंद्र गिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है दोस्तों? तो ये मिला है हार्वे जे अल्टर को। ठीक है, हार्वे जे अल्टर को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के लिए व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, व्यास सम्मान दिया जा चुका है। ये किसे मिला है दोस्तों? तो 2020 का व्यास सम्मान जो है शरद पगारे को मिला है। ठीक है, शरद पगारे को मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी कार्यकर्ता को वर्षों से सैकड़ों महिलाओं के अत्याचारों से बचाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए जनवरी 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन आदिवासी कार्यकर्ता है दोस्तों? तो ये है चटनी महतो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चटनी महतो को ये अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के साथ रणनीतिक समझौते की घोषणा की है? तो ये किया है भारती एयरटेल ने। ठीक है, भारती एयरटेल जो कंपनी है उन्होंने ये समझौता किया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में इजराइल के नए राष्ट्रपति जो कि 11वें बने हैं, उसे मतलब किसे चुना गया है 11वें राष्ट्रपति के रूप में इजराइल के? तो इजराइल के 11वें राष्ट्रपति जो है वो बने हैं इसहाक हगज। ठीक है, इकहास हजक बने हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसहाक हजक। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में बना है, तो ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नौवां क्वेश्चन देख सकते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि कौन आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं? तो देखिए, पहले तैराक वह बने हैं जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो वो बने हैं आपके सजन प्रकाश। ठीक है, सजन प्रकाश को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों? तो ये परमाणु ऊर्जा में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान गुलाम नहीं था? तो गुलाम वंश का कौन सा सुल्तान गुलाम नहीं था? तो ये जो राजिया सुल्तान थी वो गुलाम नहीं हुई थी कभी, ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो जयपुर शहर की स्थापना महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये सुचेता कृपलानी थी जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री भी है ये भारत की, तो ध्यान रखिएगा। अगर पूछ देगा कि पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये सुचेता कृपलानी जी बनी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से गुजरते हैं वायुमंडल की परतों को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए, आरोही क्रम में पहले जो है क्षोभ मंडल आता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है समताप मंडल और तीसरे नंबर पे आता है आयन मंडल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है?
तो देखिए निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है? निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाइस ये जीके जीएस के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए। आगे बढ़ते हैं आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस की ओर। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिए। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किए जाने वाला डेटा को रखने के लिए रजिस्टरों का प्रयोग करता है? ठीक है, तो ये कौन करता है दोस्तों? तो इनमें से जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो करता है। तो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में जो है। और देख सकते हैं ईईपी रोम का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ईईपी रोम का पूर्ण रूप होगा दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 में है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो ईईपी रोम का जो है फुल रूप होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्ट मेमोरी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के लिए सीपीयू अपने संचालन में एक मेमोरी साइकिल का विलंबन करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम साइकिल स्टीलिंग कहते हैं। साइकिल स्टीलिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं चौथा कि उस मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच काम करती है। तो ये हमारी कैश मेमोरी है जो कि उच्च मेमोरी, मुख्य मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच कार्य करती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से क्या सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है? तो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो देखिए पेन ड्राइव, एचडीडी और यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ये सभी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। तो यहाँ पे इनमें से सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है कि किसी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन के प्रत्येक भाग को रीड और राइट करने की क्षमता बिना समय अवधि के प्रवाह किए लगभग समान लेती है। ये कौन सी चीज़ है जो किसी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन के प्रत्येक भाग की रीड और राइट करने की क्षमता बिना समय अवधि के प्रवाह किए लगभग समान ही लेती है? तो ये है आपका रैंडम एक्सेस। ठीक है, रैंडम एक्सेस जो है वो ऐसा करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि जब यूरेनियम और जब यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम है, जब यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज किया जाता है तो कंप्यूटर उसे क्या कहता है, क्या करता है? तो जब यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज किया जाता है तो कंप्यूटर जो है बैकअप फाइल निकालता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1 टेराबाइट यानी कि टीबी में क्या होता है? तो एक टीबी का मान क्या होता है दोस्तों? तो 1024 जीबी होता है, ध्यान रखिएगा। 1024 जीबी होगा, आप लोग को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नौवां क्वेश्चन देख सकते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चालू करने और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद आप किस स्क्रीन क्षेत्र को देखते हैं? तो देखिए कंप्यूटर चालू करने और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद हम जो देखते हैं वो होता है डेस्कटॉप। ठीक है, हम डेस्कटॉप जो है हमारे सामने जो पॉपअप खुलता है वो डेस्कटॉप होता है। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं इस बात को। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित होता है? तो देखिए कंप्यूटर जो वायरस से संक्रमित होता है वो जब इंटरनेट से अनजान सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं हम, तो जो है हमारा कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होने की खतरा बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि कौन एक प्रोग्राम या फाइल को छोटा ग्राफिकल निरूपण करता है? तो छोटा ग्राफिकल निरूपण जो है वो आइकन करता है। ठीक है, आइकन जो है एक प्रोग्राम या फाइल का छोटा ग्राफिकल निरूपण है, करता नहीं है दोस्तों। ये आइकन क्या होता है? आइकन जो है वो एक प्रोग्राम या फाइल का छोटा ग्राफिकल निरूपण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री के बैकग्राउंड में आभासी टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें जो है वाटर मार्क का जो प्रयोग है किया जाता है। ठीक है, जो जैसे कि एक पेज हो गया, उसके पीछे जो है आप देखेंगे कि एक आभासी टेक्स्ट बना होता है जो कि घोस्ट टेक्स्ट भी उसे कहते हैं, तो उसके लिए हम वाटर मार्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसमें जो है Ctrl+N दबाते हैं। ठीक है, Ctrl+N दबाते हैं तो नया ब्लैंक पेज हमारे सामने खुल जाता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। 14वें क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन का प्रयोग प्रस्तुति के लिए किया जाता है? तो एप्लीकेशन के प्रयोग प्रस्तुति के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो पावर पॉइंट का जो है, MS पावर पॉइंट का उपयोग जो है एप्लीकेशन के
प्रयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे MS PPT में यहाँ पे देख लीजिए एक बार, MS PPT कहने का मतलब होता है MS पावर पॉइंट में। ठीक है, जो MS पावर पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही थी वही है यहाँ पे। तो MS PPT यानी कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाला स्पेशल इफेक्ट्स को क्या कहा जाता है? तो देखिए, स्लाइड्स को लाने वाला जो स्पेशल इफेक्ट होता है उसे ट्रांसिशंस कहते हैं। ठीक है, ट्रांसिशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैसे ये कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 15 थे तो मैंने करा दिए। देखिए, मैं क्वेश्चंस को काफ़ी तेज़ कराता हूँ, मैं काफ़ी फास्ट कराता हूँ ताकि आपका जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए और आप लोग आसानी से पूरी वीडियो को देख पाएँ। इसलिए मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा जो है स्पीड में कराता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैथ के क्वेश्चंस की ओर। मैथ के भी क्वेश्चंस आपको कराने हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो चलिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे आगे। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथ का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है कि मनु ने घड़ी कुछ मतलब घड़ी है उसके पास, उसने 1454 रुपये और 64 पैसे प्रति घड़ी की दर से बेची है और 16% का लाभ भी अर्जित किया है। तो 1 दर्जन घड़ियों का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, एक घड़ी इसने बेची है जो कि 1454 रुपये और 64 पैसे में बेची है। ठीक है, तो उसे कितना लाभ हुआ है? उसको क्रय मूल्य पे 16% का लाभ हुआ है। ठीक है, 16% का लाभ हुआ है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा जो कि हमारा x है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इसे अगर काट लेते हैं, पॉइंट को डालते हैं तो 00 आ जाएगा। ये 00 कर गया। अगर 116 से इसे काट लेते हैं आप तो ये जो है 1254 बार में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1254 बार में चला जाएगा। यानी कि एक घड़ी का मूल्य कितना आ गया? 1254 रुपये आ गया। ठीक है, तो अब क्या पूछा जा रहा है कि 1 दर्जन घड़ियों का यानी कि 12 घड़ियों का दाम पूछा जा रहा है आपसे। तो 12 से इसमें गुना कर लेंगे। तो अगर आप 12 से गुना करते हैं तो ये 15,048 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जब एक द्विअंकीय संख्या में 17 जोड़ा जाता है तो उसका दहाई अंक इकाई अंक का 7 गुना हो जाता है। वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के उल्टा करने पर प्राप्त संख्या के बीच का अनुपात याद कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 अंकीय संख्या है, उसमें 17 जोड़ा जाता है तो उसका दहाई अंक जो है वो इकाई अंक के 7 गुना होता है। दहाई अंक मान लीजिए एक है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 गुना हो जाता है तो टोटल ये 71 हो जाएगा। और ये 2 अंक की वैसी एक ही संख्या है जिसका दहाई अंक जो है वो इकाई अंक का 7 गुना है। ठीक है, आप लोग ऐसे ट्राई करके देख लीजिएगा। तो आगे क्या बोल रहा है कि इसमें 2 अंक की संख्या में 17 जोड़ा गया है तब ऐसा हुआ है। ठीक है, तो 17 अगर हम इसमें से घटा लेते हैं तो हमारी वास्तविक संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी निकल के आ गई? 54 निकल के आ गई दोस्तों। तो 54 हमारी वास्तविक संख्या निकल कर आ गई। आगे पूछा जा रहा है कि वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के उलटने पर, अगर हम 54 को उलट लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो अब पूछा रहा है उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच का अनुपात ज्ञात करना है हमें। हम इसे 9 से काट लेते हैं तो 9 6 का 54 और 9 5 45। तो 6:5 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 मोबाइल फोनों का औसत मूल्य 30,000 रुपये है। यदि सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य वाले मोबाइल बिक जाते हैं तब उसके बाद शेष 78 मोबाइल फोनों का औसत मूल्य जो है 29,500 रुपये बच जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक मूल्य वाले मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य जो है 80,000 रुपये है। तो सबसे कम मूल्य वाले मोबाइल फ़ोन का जो है क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहले निकाल लेते हैं कि 80 बोला रहेगा, 80 मोबाइलों का औसत 80 फ़ोनों का जो है औसत मूल्य है 30,000। तो ये तो औसत मूल्य है। तो एक्चुअल मूल्य कितना है ये बताता है आपको। तो देखिए, एक्चुअल कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24 पे आपका 50, यानी कि 24 लाख रुपए आपके एक्चुअल मूल्य हो गया यहाँ पे 80 का। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि 78 मोबाइल फ़ोनों का औसत जो है इतना बच जाता है अगर 2 को छोड़ दिया जाए। सबसे अधिक और सबसे कम को छोड़ दिया जाए तो 78 मोबाइल फ़ोनों का औसत कितना बच जाता है? 29,500 बच जाता है। तो इसका अगर एक्चुअल निकाल लिया जाए, एक्चुअल वैल्यू लिया जाए, 78 मोबाइलों का दाम निकाल लिया जाए, कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? तो अगर इसमें हम 78 में 29,500 से गुना करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 23,01,000। ठीक है, ये गुना करने पे आ जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इस 80 मोबाइलों के टोटल मूल्य में से 78 मोबाइलों का टोटल मूल्य घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 2 मोबाइलों का टोटल मूल्य। कौन कौन से 2 मोबाइलों का? सबसे अधिक और सबसे कम वाले का।
तो अगर हम घटा लेंगे यहाँ पे 24 लाख में से 23 लाख 1,000 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 23 लाख 1,000 घटा लेंगे अगर हम 24 लाख में से, तो हमारे पास बचेगा 99,000। ठीक है, 99,000 हमारे पास बचेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि सबसे अधिक मूल्य वाले मोबाइल फोन का क्रय मूल्य इतना है। तो सबसे अधिक मूल्य वाले का 80,000 है, तो 80,000 को इसमें से हम माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सबसे कम मूल्य वाले मोबाइल फोन का क्रय मूल्य। तो अगर हम इसे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 19,000 जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, 19,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आपको क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे फिर से आपको कमेंट में समझा देंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक व्यक्ति ने 2,600 रुपये 4%, 6% और 8% की साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2,600 रुपये का हिस्सा निवेश किया है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्ष के अंत में उसे तीन स्थितियों में ब्याज समान मिला, तो 4% जो है 4% पर उसने कितना धन निवेश किया है? 2,600 रुपये को उसे निवेश करना है 3 बराबर भागों में, तीन भागों में, जिसमें आपका 4%, 6% और 8% आपका ब्याज हो। लेकिन जो है आपका ब्याज जो है जो दर हो वो 4%, 6% और 8% हो, लेकिन जो ब्याज है वो समान मिले। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक हमारा भाग एक्स है, दूसरा मान लेते हैं वाई है और तीसरा जेड है। 2,600 का भाग हम मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसे अनुपात में लाएंगे, हम अनुपात में तोड़ेंगे इसे। तो पहले को 4% पे और दूसरे को 6% पे और तीसरे को 8% पे, बट्टा में 100 करने पे ये क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, सबका ब्याज बराबर हो रहा है। ठीक है, और एक एक साल के लिए है, तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो गुना में 1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल के लिए है तो ये हो जाएगा मूलधन और दर और समय। ठीक है, अब इसे हम काट लेते हैं, तो ये 100 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा? 4x बचा बराबर 6y बचा, और बराबर में कितना बचा हमारा? 8z बचा, 8z बचा। तो अब इसे हम अनुपात में तोड़ लेते हैं, तो x बटा में y इक्वल टू हम अगर कर लेते हैं तो 4 बटा में 6 आ जाएगा हमारा, और y बटा में z इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 8 बटा में 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे y हमें जो है बराबर करनी है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू 6 होगा, x का वैल्यू यहाँ पे ऊपर होगा 6 और y का वैल्यू नीचे 4 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें अब y का वैल्यू यहाँ पे 4 है, y का वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो ये हमें बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना कर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, और ये भी ये y 8 है ही, तो 8 8 तो बराबर ही है, y का मान 8 हो गया अब, और z का मान कितना है? तो 6 है। तो ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ये z का मान हो गया। अगर इसे हम छोटा करना चाहते हैं तो कर लेंगे, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो ये किस अनुपात में आ गया? 6:4:3 के अनुपात में आ गया। तो देखिए बोला क्या जा रहा है, कितना पैसा है? टोटल 2,600 रुपये है। तो अगर हम इसे जोड़ लेते हैं, 6 4 10 3 13, तो 2,600 में हम 13 से भाग कर लेते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा? 200 आ जाएगा हमारा। तो 200 में हमें क्या पूछ क्या रहा है कि 4% पे निवेश वाले का पूछ रहा है। तो 4% पे कितना निवेश किया गया है? 4% का जो वैल्यू आया हमारा अनुपात कितना आया? 6 आया है। तो 6 में अगर हम 200 से गुना कर लेते हैं तो हमारा जो है 1,200 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1,200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 1,200 आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में है, देख सकते हैं 1,200 है आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कैसे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा इसके मसा से 40 गुना है, यदि संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उसका मसा ज्ञात कीजिए। देखिए लसा हम मान लेते हैं कि बोल रहा है कि लसा इसके मसा का 40 गुना है, तो हम मसा मान लेते हैं x है, तो लसा हमारा कितना हो जाएगा? 40x हो जाएगा, 40x हो जाएगा दोस्तों। तो अब बोला जाए कि यदि संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो मसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए सूत्र क्या होता है? LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1440 है। ठीक है, तो अगर हम इसे 40 से काट लेते हैं तो ये गया और ये 36 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 36 आ गया। तो एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। HCF कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो मजदूर ए और बी एक दीवार का निर्माण 10 घंटे और 20 घंटे में कर सकते हैं, और तीसरा मजदूर सी उसी दीवार को 5 घंटे में तोड़ देता है। ए और बी दीवार बनाना आरंभ करते हैं, 6 घंटे बाद सी सम्मिलित होता है, कितने समय बाद पूरी दीवार टूट जाएगी? यही आपसे पूछा जा रहा है। बोला क्या जा रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं, तो ए जो है 10 घंटे बना देता है, बी जो है 20 घंटे बना देता है, और सी जो है 5 घंटे में
तोड़ देता है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो देखिए टोटल वर्क निकालने का मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 10, 20 और 5 का एलसीएम अगर निकालेंगे हम तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके पास टोटल वर्क जो है 20 है। तो इसकी इफिशियंसी निकालेंगे हम। तो देखिए टोटल वर्क हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हम इसकी इफिशियंसी निकाल पाएँ। तो एक इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो हम 20 में 10 से भाग देंगे तो हमारा 2 जो है, और 20 में 20 से भाग देंगे तो 1, और 20 में 5 से देंगे तो 4 जो है आपकी इन तीनों की इफिशियंसी निकल गई। ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये तोड़ रहा है और ये सारे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी दीवार बनाना आरंभ करते हैं और 6 घंटे के बाद सी सम्मिलित होता है। तो देखिए ए और बी दीवार बनाना आरंभ करते हैं और 6 घंटे तक बनाते हैं, 6 घंटे के बाद सी आता है ना। तो ए और बी अगर 6 घंटे बनाएंगे तो ए और बी, ए 2 है और बी 1 है, यानी कि टोटल 3 हो गए। और तीनों अगर 6 घंटे बनाएंगे तो टोटल 18 इन्होंने दीवार बना दिया। कितना बना दिया, 18 दीवार बना दिया, यानी कि 18 काम कर दिया इन लोगों ने। अब जो है सी भी सामने आ गया। ठीक है, सी भी सामने आ गया, यानी कि 2 था पहले और ए और बी हो गए, ए 2 है और बी 1 है, और अब सी जो है वो इस दीवार को तोड़ने के लिए भी आ गया 7वें घंटे में। तो ये अब ये टोटल साथ में अगर मिलकर कार्य करेंगे तीनों ए बी सी तो कितना कार्य करेंगे, तो ये 2 और 1, 3 में से अगर 4 घटा लेंगे तो -1 कार्य करेंगे। यानी कि अगर ये लोग 3 जोड़ेंगे तो ये 4 तोड़ेगा, यानी कि एक ये ज़्यादा तोड़ देगा। ठीक है, तो एक ज़्यादा तोड़ रहा है यहाँ पे, तो हम 18 में 1 से भाग दे लेंगे। तो अब जो कार्य हो गया, इसको अगर पूरा पूछा जा रहा है कि कितना समय बाद पूरी दीवार टूट जाएगी, तो देखिए अगर एक ये टोटल कार्य करेंगे ये, तो देखिए अगर 18 घंटे कार्य करेंगे, इसलिए इसलिए इसमें 1 से भाग, इफिशियंसी से भाग दिया जा रहा है, तो टोटल 18 घंटे में ये दीवार क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, 18 घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक आदमी पी स्थान से शुरू करता है और 7 घंटे में क्यू स्थान पर पहुंच जाता है। वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 1/4 दूरी और शेष दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। तो पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम दोस्तों कि टोटल दूरी जो है वो 4x है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि 1/4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए हमने 4x माना है। तो बोला जा रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से टोटल दूरी का 1/4 तय करता है। तो टोटल दूरी हमारा 4x है, अगर इसका 1/4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। ये जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है, और बाकी कह रहा है कि शेष बची दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो 4x में से अगर x दूरी को ये 10 किलोमीटर, तो बाकी कितना बचा, 3x बचा। तो 3x दूरी को ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करेगा। तो ये जो है टोटल 7 घंटा का समय लेगा। तो यहाँ से आप लोग बना सकते हैं दोस्तों, टोटल का एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 6x प्लस में यहाँ पे 15x हो जाएगा और इक्वल टू 7। तो 21x बटा में 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। 21x इक्वल टू 7, ये काट लेंगे तो 7 या 21, 3 से काट लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू आपका कितना आ गया, 20 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना था, 4x माना था। तो 4 में अगर हम 20 से गुना कर लेते हैं तो 20 चौका 80 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 1000 है तथा पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 1000 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का योग क्या हो रहा है, वो 1000 हो रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या 1000 माइनस x मान ली। तो आगे बोल क्या रहा है कि x का 40% जो है वो दूसरी संख्या यानी कि 1000 माइनस x का 60% के बराबर है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करना है, सिंपली आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे 00 से 00 यानी कि 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 हो गया, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो गया, 3000 माइनस 3x हो गया। ठीक है, तो ये 3x इधर आएगा, तो यानी कि 5x इक्वल टू 3000 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 600। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 600 आ गया, यानी एक संख्या हमारे कितना आ गई, 600 आ गई। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारा पूछा जा रहा है कि तो संख्याएं, दोनों संख्याएं क्या है, तो संख्याएं दोनों पूछा जा रहा है आपसे। तो पहली संख्या हमारी 600 आ गई, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 में से 600 को माइनस कर लेंगे तो हमारा 400 जो है दूसरी संख्या आ जाएगा। तो 600 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी
बराबर 5:6 है और B/C बराबर 7:8 है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता दिया है आपके प्रैक्टिस सेट में भी, पहले की प्रैक्टिस सेट में भी, तो आप लोगों के लिए ये आसान ही होगा। देखिए A बटा में B इक्वल टू 5/6 दिया हुआ है, B बटा में C इक्वल टू 7/8 दिया गया है। हमें क्या करना होता है, B को बराबर करना होता है, जो कि हम इसमें 7 से गुना करेंगे और इसमें 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो ये 7×5 = 35 हो जाएगा, ये 7×6 = 42 हो जाएगा, ये 7×6 = 42 B हो जाएगा, और 8×6 = 48 जो है आपका C हो जाएगा। तो 35, 42, 48 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35, 42, 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 20 से 40% अधिक कार्यकुशल है। ये जो है 20 से 40% बोला जा रहा है कि ए 20 दिनों में अकेला काम कर सकता है। ए कितने दिनों में काम कर सकता है, 20 दिनों में। तो बोल रहा है कि बी कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि बी जो है x दिनों में कार्य करता होगा। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी अगर हम बात करें तो एक दिनों में इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/20 कर लेते हैं। इसकी इफिशियंसी होगी, नहीं एक दिन में ये 20 काम करता है तो ये एक दिन में x काम करता है। ठीक है, बोला क्या जा रहा है कि ए जो है 20 से 40% अधिक कार्यकुशल है, बी से जो है 40% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि बी का 140% जो है ए है। ठीक है, काट लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 7 चौक 28, x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 28 आ गया। 28 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 दिन। ठीक है, 28 दिन हमारा जो है करेक्ट आंसर निकल के आ गया। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप रीजनिंग आप देखेंगे। अब रीजनिंग के क्वेश्चंस आप देखेंगे, रीजनिंग के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें रख रखे हैं। तो आइए अब रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक सांकेतिक भाषा में बॉक्सर को संकेत में इस तरह लिखा जाता है तो विजेट को किस तरह लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि बी से 1 माइनस कर दिया गया है तो यहाँ पे ए आया है। ठीक है, और यहाँ पे वो से 2 माइनस किया गया है तो क्यू आया है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ए से अगर ऐसे देखेंगे तो देखिए इस तरह से भी देख सकते हैं आप कि बी से 1 माइनस किया गया है तो ए आया है, और ओ से 2 प्लस किया गया है तो क्यू आया है। ठीक है, तो उसी तरह से भी से अगर हम एक्स माइनस करते हैं तो यू के बाद हमारा भी आता है, और आई के लिए हमें 2 प्लस करना है। तो देखिए आई के लिए हमें 2 प्लस करना है तो हम के पे अगर के यहाँ पे के है जे के एल, तो आई पे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा के हो जाएगा। ठीक है, आई के बाद आपका जे हो जाएगा एक, और एक हमारा के आ गया। ठीक है, आई जे के जिस उस तरह से ओ के बाद एक पी छूट रहा है, उसके बाद क्यू आ रहा है, उसी तरह से आई के बाद जे छूट रहा है तो के आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे यू के 2 ऑप्शंस में मिल रहे हैं हमारे। आगे फिर इसे हम उसी तरह से फॉलो कराएंगे। तो यहाँ पे आगे देख रहे हैं तो x के बाद एक माइनस हो रहा है तो w आ रहा है, x के बाद एक माइनस हो रहा है तो w आ रहा है, तो x w। उसी तरह से s से r, अगर s से एक माइनस करेंगे तो r आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, u के r आपका इतना मिल चुका है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु चिकित्सक पशु से संबंधित है तो हड्डी रोग विशेषज्ञ किससे संबंधित हो गए दोस्तों। तो ये डेफिनेटली बात है कि हड्डी से संबंधित हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अलग इसमें से छाटना है आपको, तो लुधियाना है, नई दिल्ली है, अमृतसर, जालंधर। देखिए ये सारे पंजाब के शहर है, जबकि नई दिल्ली जो है एक अलग है। ठीक है, अगर इस तरह से देखेंगे तो नई दिल्ली आपकी अलग हो जाती है पंजाब के सारे शहरों से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन शब्दों का प्रयोग करके इनमें से एक शब्द बनाना है आपको। तो देखिए अगर आप देखते हैं GRAPH, तो GRAPH देखते हैं तो जी आपका है, आर है, ए है, पी है, एच है। सॉरी इसमें से कौन सा नहीं बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये तो बन रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे ROUGH, तो आर भी है, ओ भी है, यू भी है, जी भी है, एच भी है, यानी कि ये भी बन रहा है। आगे देखते हैं PATHOS, तो पी भी है, ए भी है, टी भी है, एच भी है, ओ भी है और एस भी है, यानी कि ये भी बन रहा है। ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट अगर GREAT देखते हैं तो जी भी है, आर भी है, ई देखिए ई इसमें नहीं है, ई नहीं है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट। ठीक है, क्योंकि इसमें ई नहीं है इसलिए ये वर्ड जो है नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें से वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से सब ये बारी बारी से सबके वर्ड वैल्यू रख के, वर्ड वैल्यू भी आपके सामने दिए गए हैं, रख के एक जो सार्थक वर्ड बन रहा है वो आपको बताना है।
तो देखिए इसमें जो है एक सार्थक वर्ड बन रहा है, वो बन रहा है कार्टून, ठीक है, कार्टून बन रहा है, और ये बन रहा है ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से बन रहा है। बाकी किसी पे आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निंदा करना जो है स्वीकृति करना से संबंधित है, तो बाधा डालना जो है वो सहयोग करना से संबंधित है, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या क्या गया है इसमें। 7 है, 24 है, 75 है, 228 है। तो 7 में 3 से गुना करके और जोड़ा गया है 3, ठीक है। तो 7 या 21 और 3 24। उसी तरह से 75, 24 में 3 से गुना करके 3 जोड़ा गया है, तो 24 या 72 और 75। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे आगे, 228 में 3 से गुना करके 3 जोड़ेंगे, तो हमारा आ जाएगा 687, ठीक है। 228 में 3 से गुना करके 3 जोड़ेंगे तो 688 आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि जे का वैल्यू होता है 10 और वाई की वैल्यू होती है 25, दोनों को जोड़ दिया गया है तो आपका आ गया है 35। उसी तरह से आर की वैल्यू होती है 18 और टी की वैल्यू होती है 20, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 38 जो है इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होना चाहिए था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है, 11 का स्क्वायर 121 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे यही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 1081, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो बन रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिजाइनर जो है वर्ड उसके चौथे, पांचवें और छठे और आठवें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो इसमें से चौथा कौन सा है, चौथा है आई, ठीक है, चौथा है आई, और पांचवा कौन सा है, जी है, और छठा कौन सा है, तो एन है, और छठा एन है, और लास्ट वाला आठवां कौन सा है, तो आर है, ठीक है। तो इनसे कितने शब्द बन सकते हैं, तो देखिए एक तो बन सकता है रिंग, एक तो रिंग बन सकता है, दूसरा ग्रीन बन सकता है, और तीसरा बन सकता है गर्म। तो ये मुझे तो ये 3 ही दिख रहे हैं, आप लोग और देख लीजिएगा, यानी 3 आपका करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है 3। 3 से अधिक नहीं बन रहे हैं दोस्तों, 3 ही बन रहे हैं। तो गाइस ये टोटल आपके 50 क्वेश्चंस थे जो मैंने करा दिए, आपके 50 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, जिसमें आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिले, मैथ के भी क्वेश्चंस मिले, कंप्यूटर को भी क्वेश्चंस मिले, और जीके के भी क्वेश्चंस मिले। गाइस ये प्रैक्टिस सेट हो रहा है, मैंने बाकी के 3 प्रैक्टिस सेट भी करा दिए हैं, और आगे प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आपके लिए आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।